बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकला ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए ऐसा दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो यह है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया, और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफी थे, वो वहां पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ थे तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब आप यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहां पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया जी आप यहां पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते जी, एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा जी एसपी साहब तो नहीं, यहां पे तो अदालत है, तो यहां तो जज साहब का हुक्म होगा। जी जज साहब ने कह दिया यहां कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पे अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहां पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी। तहरीक इंसाफ को लगता था कोई बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है। और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है ना, उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दी जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है कि बीमार हो तो जज एक आधे दिन की, 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है। एक प्रोसिक्यूटर बीमार है दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है, और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पे जज साहब ने कहा जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं अब करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर तो मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब, बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की, 5 दिन की दे देंगे। लेकिन जस्टिस डोगर साहब अंदर गए और चेंबर में जाने के बाद जब तारीख दी, पहले ये केस 8-9 महीने के बाद लगा। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे दी गई 3 हफ्तों की। ये है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना, तो 24 घंटों में ऑन डिमांड यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है एक दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो। और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना, एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशाखाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं, वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए। इन चीजों पे मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर कुछ भी नहीं हुआ। यानी एक और तारीख, लगभग 1.5 साल हो गया इमरान खान साहब की अपीलें लगी हुई, एहलिया की अपीलें लगी हुई, और जजेस इंसाफ देने से कासिर है। अब हुआ ये कि ये तो जमानत का मुकदमा है, सीधा सीधा सजा मुअत्तल की जाए, जमानत दी जाए इमरान खान साहब को, उनकी एहलिया को, और उसके बाद फिर आप देख लें जो कानूनी मामला है। और ये 15 मिनट का 20 मिनट का मामला है इमरान खान साहब के वकला के मुताबिक। लेकिन वहां पे एक हिकमत अमली अपनाई गई हुकूमत की जानिब से या हुकूमती वकीलों की जानिब से। उन्होंने कहा जनाब किया ये जाए कि जो असल मेरिट के ऊपर मुकदमा पूरा का पूरा उसको सुना जाए। वहां पे 3500 सफहात उनको अगर सुना जाता है और इस सारे मामले को देखा जाता है तो लगभग 2, 4, 5, 6 महीने और लग जाएंगे। और ये इमरान खान के वकला अच्छी तरह जानते हैं कि हम भी पढ़ेंगे, जज भी पढ़ेंगे, फिर समातें होंगी, फिर वकला आएंगे, फिर गवाह आएंगे, फिर छुट्टियां होंगी और बेशुमार चीजें होंगी, और फिर इमरान खान साहब का मुकदमा लंबे अरसे तक के लिए लटकाया जाएगा। और इसमें इमरान खान साहब को डोगर कोर्ट भी वही करेगी जो जेल के अंदर कोर्ट ने किया था। और फिर क्या होगा, फाइनली ये मामला चला जाएगा आईनी अदालतों के पास, और आईनी अदालतें इमरान खान साहब को फारिग कर देंगी हमेशा के लिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता ही नहीं है कि जुडिशरी ने एक जाल बिछा दिया है, क्योंकि ये जुडिशरी तो है नहीं, ये तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए
चंद ऐसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों को सुनाने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं। बहरहाल ये एक ट्रैप है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिछाया गया है और ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ इस ट्रैप में भी आ जाएगी क्योंकि वो आसान रास्ता ढूंढते हैं। देखिए ना इमरान खान की बहनों ने क्या कहा। इमरान खान की बहनों ने कहा जनाब हमें बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के 70 से 80 हजार ऐसे बंदे हैं जिनको नोटिफाई किया गया है, ओहदेदार हैं। सेनेट की एक सीट के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से 60 बंदों के कागजात जमा करवाए गए हैं। अगर सिर्फ टिकट के असूल के लिए कॉल दे दे तो 10,000 बंदा आ जाएगा। तो तहरीक इंसाफ के ओहदे आजादी नहीं है, ये जिम्मेदारियां हैं जो अदा करनी होती है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। ये इमरान खान की बहनें कह रही हैं। उन्होंने कह रही है अगर इमरान खान की जमानत हो भी जाए तो हम इमरान खान को सीधा शफा इंटरनेशनल अस्पताल लेकर जाएंगे और इनका फौरी इलाज करवाएंगे। इमरान खान की सेहत पर हमें शदीद तशवीश है। इमरान खान किताबें तक नहीं पढ़ पा रहे, इनको क्या पता अब कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये इमरान खान साहब की बहनों ने इंतहाई तशवीशनाक बात की है। लेकिन अदालत ने क्या किया कि जनाब 7 दिनों में हम मरकजी अपीलों का फैसला कर देंगे, हम पता कर लेंगे जनाब ये वाला केस सुनना, ये वाला केस सुनना। लंबा लटकाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके मुखिलाफ। लेकिन जब तक अदालत के ऊपर अवामी दबाव नहीं आएगा, जब तक के एस्टेब्लिशमेंट को अवाम जकड़ नहीं लेगी, तब तक इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त जजेस और एस्टेब्लिशमेंट ये आपस में मिले हुए और बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन दोनों को चाहिए अवाम की तरफ से दबाव और प्रेशर। जब अवाम का प्रेशर इनके ऊपर आएगा तो फिर ये इंसाफ देंगे, वरना ये इंसाफ नहीं देंगे। ये वो अदालतें ही नहीं है जो इंसाफ देती हैं। नवाज शरीफ का इंसाफ देखा, घर भाग भाग के जाता था। इमरान खान साहब का रेगुलर दिन पे केस लगता है तो होता क्या है जनाब, जज गए हुए मीटिंग में, आज फलाना डेलीगेशन है, आज फलानी जगह पे एक मीटिंग है, जज मीटिंगों में जा रहे हैं अदालतें छोड़कर। ये इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा है। और हमजा शहबाज 2 दिन तक नैब उनके दरवाजे पे खड़ा रहा, उसने गिरफ्तारी नहीं दी और छुट्टी वाले दिन उसकी गैर मौजूदगी में अदालत ने खोलकर अदालत उसकी जमानत दी। छुट्टी वाले दिन जमानत दी थी हमजा शहबाज। तो वहां पे शरीफों के लिए या जरदारियों के लिए वो इंसाफ किसी और लेवल है। पाकिस्तान का पूरा निजाम इन्होंने जकड़ा हुआ है, अपने मालो दौलत के जरिए से, लूट के मार के जरिए से इन्होंने जकड़ा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई है, इनकी सहूलत का। और वो भी ऐसे ही लूटमार करते हैं, वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। 12 इमरान खान की बहनों ने कहा था कोई 10,000 उसी दौरान पहुंचे, लेकिन 10,000 दूर की बात है, 1,000 बंदा वहां नहीं पहुंचा अडियाला जेल के बाहर। और बंदे कोई नहीं आते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे जो आते हैं बेचारे वो मार खाते हैं, लड़ाई करते हैं। आज फिर क्रैकडाउन हुआ बड़ा खौफनाक किस्म का। 10,000 बंदा हो तो फिर पुलिस क्रैकडाउन नहीं करती, फिर पुलिस मैनेज करती है। लेकिन जब बंदा ही 200, 400, 300, 500 बंदा हो तो फिर पुलिस क्रैकडाउन भी कर देती है, पुलिस भी दिलेर हो जाती है, थोड़े से मारो इनको पकड़। तो ये जनाब सूरत-ए-हाल है। वो जो बंदे बेचारे आए हैं कहीं से, को भाग के यहाँ से आगे, को वहां से आगे, लीडरशिप तो नजर आती नहीं है, लीडरशिप जाती नहीं है चंद लोगों को छोड़ के। और अब देखिए तहरीक इंसाफ कितनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है कि वो इजाजत मांग रही है जाली हुकूमत से कि क्योंकि आपने एक जाली हुकूमत बनाई, आपने शब खून मारा, आपने अवाम का मैंडेट चोरी किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, लिहाजा हम आपसे इजाजत मांग रहे हैं कि हमें एक जलसा कर दें। समझ आ रही है आपको बात कि जनाब हम जलसा करना चाहते हैं 9 अप्रैल को, इसलिए कि हमारे पास बड़ी जाती होगी और जाती आपने की है, आप हमें इजाजत दे दें कि हम आपके खिलाफ एक जलसा कर दें। तो कहते हैं दौड़ जाओ, कोई इजाजत नहीं है। उन्होंने 20 अप्रैल तक के लिए रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दिया। अब जो जलसा करेगा उसको पकड़ के अंदर करेगा। तहरीक इंसाफ आज भी जलसे करने के लिए इजाजतें मांग रही है, जबकि मैंडेट चोरी करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इजाजत नहीं मांगी, जबकि अवाम को उनके हक से महरूम करने के लिए, इंसानी हकूक की पामालियां करने के लिए उन्होंने इजाजत नहीं मांगी, रजीम चेंज करने के लिए उन्होंने इजाजत नहीं मांगी। लेकिन तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और ये मैं आपको बताऊं अवाम जो मायूस हुए हैं, हुकूमत से तो अवाम बेशुमार मायूस है ना, एस्टेब्लिशमेंट से भी बहुत मायूस है, लेकिन अवाम एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मायूस हो गए। तो कहते हैं ये शक्ल ही नहीं है एहतजाज करने का। भाई ये निकले, कोई असेंबली बनाए तो हम इनके साथ आए ना, वो आते नहीं है। इधर उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में हम एक तहरीक चलाएंगे, हम बनाएंगे जनाब इमरान खान रिहाई अमन फोर्स। वो किधर गए? यानी अभी तो कोई इसकी डेवलपमेंट बताया नहीं, उन्होंने बताया नहीं कि कितने बंदे शामिल हो गए। देखे ईरान के अंदर मरने के लिए बंदे शामिल किए जा रहे हैं, मरने के लिए। उन्होंने कहा जान देनी है आपने, आ जाओ शामिल हो जाओ, अमेरिका से और इसराइल से लड़ना है। तो वहां मरने के लिए, जान देने के लिए जो बंदे अब तक रजिस्टर हो चुके हैं उनकी तादाद 1,40,00,000। पाकिस्तान से आधी से भी कम आबादी है ईरान की, पाकिस्तान से बहुत थोड़ी आबादी है ईरान की। तो 1,40,00,000 बंदा ईरानी सदर ने अनाउंस किया है कि वो वहां पर रजिस्टर्ड हो गया ईरान के अंदर मरने के लिए। और इधर सिर्फ एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड कर रही है बंदे, और अभी तक इन्होंने बताया नहीं कितने हुए। पहले दिन 10,000 बताया तो उसके बाद बताया नहीं। अगर काम करना था तो इनको काम इस तरीके से करना चाहिए था कि वो नजर आता, एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही बहुत मुखालफत है। वो सुहेल अफरीदी जो करना चाह रहा था उसको पहले दिन से ही मुखालफत का सामना करना पड़ा। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि मुलाकात नहीं होगी। लेकिन जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा, मुलाकात नहीं होगी। जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक इमरान खान साहब की असेंबली बाहर नहीं आएगा।
और जब तक उनकी हिकमत अमली नहीं आएगी तब तक किसी चीज से इंप्लीमेंट नहीं होगा। हालात ये है कि महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कौमी हुकूमत की तश्कील की बात कर रहे हैं। तो भाई मैंडेट चोरी, वैसे तो महमूद अचकज़ई साहब भी मैंडेट चोरी करके आए हैं। मैं चैलेंज करता हूं, महमूद अचकज़ई साहब बड़े शानदार सियासतदान है, बड़ा इनका नाम है, बड़ा इनका कद है और बड़ी इनकी जिद्दोजहद है, लेकिन इसके बावजूद महमूद खान अचकज़ई अपने हल्के के अंदर अगर इलेक्शन जीत के आए हो ना तो मैं मान जाऊंगा ये इलेक्शन जीत गए, सवाल ही पैदा नहीं होता। महमूद अचकज़ई भी फॉर्म 47 के ऊपर इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, ये पता है सबको। महमूद खान अचकज़ई को खुद पता है कि उन्हें उतने वोट नहीं पड़े जितने उनके वोट निकल आए। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के साथ वहां ज्यादती की गई है, ये सब जानते हैं। वो बेचारा उम्मीदवार अक्सर वो टेलीफोन करके चीजें बताता भी रहता है, वो चीजें शेयर करता रहता है। उसने काफी सारा डाटा भी शेयर किया। शुरू में तो उसने एक साल पूरी 1-1.5 साल कोशिश करता रहा वो, लेकिन फिर महमूद अचकज़ई को इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर बना दिया। अब महमूद खान अचकज़ई कौमी हुकूमत की तश्कील की बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो पीटीआई का हक मांगते, बजाय इसके कि वो अवामी मैंडेट मांगते, वो कहते हैं आओ बैठो अवामी हुकूमत बना लेते हैं कौमी हुकूमत। यानी एक ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल कर दी जाए। इसका आइडिया जो है ना एस्टेब्लिशमेंट ने दिया हुआ है। ये एस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला है कि कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी सारी जमातें शामिल करके ऊपर आसिम मुनीर साहब को बैठा के तो जनाब एक हुकूमत तश्कील। जब तक आसिम मुनीर साहब ऊपर बैठे हैं ना, आप एक छोड़ के 10 कौमी हुकूमतें बना ले, फर्क। जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने असल किरदार में वापस नहीं जाता, जब तक इनका फोकस कश्मीर को आजाद करवाने पे नहीं होगा, जब तक इनका फोकस पाकिस्तान के पानियों को आजाद करवाने पे नहीं होगा, जब तक इनका फोकस बॉर्डरों पे और छावनियों में नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान एक कदम आगे नहीं बढ़ता। पाकिस्तान का सत्यानाश इसलिए हुआ, सारे वसाइल होने के बावजूद, कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों ने सारी जिम्मेदारियां ले ली जिनके हाथ में बंदूक थी, और उन्हें जिम्मेदारी लेने का ना तो कोई हक था ना उनके पास कोई काबिलियत थी, सिर्फ बंदूक, और उसके बलबूते पे आज पाकिस्तान चल रहा है। हालात यहां तक है कि जनाब एजाज चौधरी साहब शदीद बीमार हैं, बहुत बुरी उनकी हालत है। सेंटर थे, उनको हटाया गया, उनकी जगह पे राणा सनाउल्लाह को ले। अब उनकी इतनी बुरी हालत है कि उनकी जान खतरे में, लेकिन उनका प्रॉपर इलाज नहीं करवाया जा रहा। यही यास्मीन राशिद साहिबा के साथ किया गया, यही महमूद रशीद साहब के साथ किया गया, और यही उमर सरफराज चीमा के साथ भी किया गया। मियां असलम इकबाल, उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है और वो अपनी वालदा के जनाजे में नहीं आते। क्यों? सादा कपड़ों में, यूनिफॉर्म में, वहां चारों तरफ पुलिस एजेंसियां सब वहां पे फैले हुए थे कि ये बेटा अपनी माँ का जनाजा पढ़ने आएगा, इसको हम वहां से फैल गए। ये है जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल। तो इस सूरत हाल से बाकियों को भी गुजरना पड़ेगा। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी की नहीं है, ये अपने मफाद की है। कल जब बाकियों की लड़ाई हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट से तो ये उनके लिए गले पड़ जाएंगे। नाज़रीन, ट्रंप की वार्निंग का जो आखिरी दिन है और तबाहकुन नताइज की उसने धमकी दी। ट्रंप ने जो कहा, उसने कहा अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही आज मर जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का इतना खौफनाक दावा है। उसने उम्मीद का इजहार किया शायद कुछ ना कुछ आज हो जाए, अगर कुछ होना है तो आज ही होना है, अगर कुछ मुज़ाकरात होने हैं तो आज होना है। ये रात बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर अब कुछ हो गया तो हो गया, वरना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगली कोई डेडलाइन नहीं है, बहुत बड़ा हमला करेंगे, पूरी सिविलाइजेशन उड़ा के रख देंगे और एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे। हमने एक टोटल रजीम चेंज किया है और ये बेहतर लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये बेहतर तरीके से सोचेंगे और कुछ भी बेहतर हो सकता है। लेकिन ईरान के लोगों का खुदा हाफिज़, ये भी उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप। तो वो ईरानियों को भी मुखातब करता रहता है, लेकिन धमकी बड़ी खौफनाक है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है। और अब इस वक्त जो है वो पुलों को, सड़कों को, शाहराहों को तबाह किया जा रहा है ताकि ईरान का जो आपसी रास्ता है वो मुनक़ता हो जाए, सप्लाई लाइन कट जाए पूरे ईरान के बीच में। अगर कोई आपस में कोऑर्डिनेशन है, कोई सामान कहीं से कहीं मंगवाना है तो वो रास्ते खत्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने तो एयर ड्रॉप होना अगर आना है किसी ऑपरेशन के लिए, लिहाजा ज़मीनी रास्ते वो खत्म करते जा रहे हैं रफ्तार रफ्तार। और इसके अलावा जो है वो रेलवे पर भी हमला किया जा रहा है। आज के दिन में इसराइल ने खास तौर पर कहा था कि रेलवे पे अटैक करेंगे, उन्होंने किया। खारक का जो जजीरा है ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पे जो दिफाई मकामात हैं उनके ऊपर अमेरिका ने और इसराइल ने बड़े खौफनाक अटैक किए हैं। जवाबन जो है वो एक हमला जुबैल में सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पे कर दिया है ईरान की जानिब से, मुबैना तौर पे कहा जा रहा है, और इसे एक जवाबी हमला करार दिया जा रहा है जो इसराइल और अमेरिका ने ईरान ने किया। शराज में पेट्रोकेमिकल की फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया, उसे तबाह किया। तो जवाबन जुबैल में सऊदी अरब ने पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पे हमला करके ईरान ने उसे तबाह किया है मुबैना तौर पर। अब नाज़रीन, लगातार एक सप्लाई जारी है मिडिल ईस्ट में। खलीजी ममालिक में बड़ी तेजी से C-130 और तैयारे पहुंच रहे हैं, धड़ाधड़ वो आ रहे हैं और लेकर आ रहे हैं फौजियों को, फौजी सामान को, और जितने भी हथियार वो पहुंचा पा रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं और मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों से वो हथियार निकाल कर यहाँ पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे ना एक बड़ा रीजन है कि अगर एक लंबी लड़ाई लड़नी है तो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आपको ज्यादा हथियार चाहिए होते हैं, और ज्यादा हथियार इकट्ठा करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, और वही टाइम इस वक्त गेन कर रहा है अमेरिका और इसराइल। और कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने हमले भी जारी रखे हुए। अमेरिका की जो सप्लाई है हथियारों की वो उस तरह नहीं है जो पहले थी। यानी मैं क्रूज मिसाइल्स की बात कर रहा हूँ, दूसरे मिसाइलों की बात कर रहा हूँ। कोई लगभग 2300 उनके पास क्रूज मिसाइल थे जिससे वो अटैक कर सकते थे
उन्होंने काफी हद तक वो इस्तेमाल किए, उन्हें खत्म कर लिया है। और एशिया पैसिफिक सेक्टर में चीन के खिलाफ जो उनके पास 425 क्रूज मिसाइल थे, वो उनको भी लेकर गए हैं, उनको भी विड्रॉ करके अब खलीज के खत्ते में ला रहे हैं। और मुख्तलिफ जगहों से जो हथियार थे अमेरिकन, जो मुख्तलिफ एरियाज में तैनात थे, चाहे वो इंटरसेप्टर्स हैं, चाहे वो उनके मिसाइल्स हैं, वो उनको लेकर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ताकि ईरान के खिलाफ एक हतमी और तगड़ी लड़ाई वो लड़े। तो एमुनिशन की जो सप्लाई है वो एक तरफ मुतासिर हुई है अमेरिका की, जबकि ईरान लगातार अपना एमुनिशन बना रहा है। और अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ से तबाह कर दिया जाए, ताकि अगर ये कोई चीज मूव करना चाहे तो ये मूव ना कर सके, और लंबे अरसे तक हथियारों को बनाने के और उन्हें इधर से उधर ले जाने के या ट्रांसपोर्ट करने के वो काबिल ना रहे। ईरान की जो कामयाबी की शरह है वो बढ़ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है खबर। यानी पहले जब ईरान अटैक करता था तो उसे जो कामयाबी मिलती थी वो 3% थी इसराइल में। उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा काम कर रहा था कि अगर वो 100% हमला करते थे तो 3% उन्हें कामयाबी मिलती थी। लेकिन अब जो इसराइली एयर डिफेंस है वो इतना कमजोर हो चुका है कि वो लगभग 27 से 30% के बीच में ईरान को कामयाबी मिल जाती है। और अगर 27% भी है तो इसका मतलब ये है कि ईरान जो भी 4 हथियार इसराइल की तरफ भेजता है उनमें से 1 हिट हो जाता है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले जो 100 हथियार भेजे जाते थे उनमें सिर्फ 3 हिट होते और अब 4 में से 1 हिट होता है। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो वो वक्त वो नहीं है जब ईरान जो भी हथियार बेचेगा उसमें से हर 2 में से 1 हिट हो जाएगा। ये बड़ी खौफनाक सूरत होगी इसराइल जैसे मुल्क के लिए जो ज्यादा बड़ा नहीं है, उसका रकबा इतना बड़ा नहीं है, तो वहां पे ज्यादा बड़ी तबाही हो सकती है। तो ईरान की जो कामयाबी की शरह है उसमें इजाफा हुआ है। अब एक और रिपोर्ट है, और ये अमेरिकी साबिक CIA ऑफिसर लॉरी जॉनसन ने ये दावा किया। उन्होंने बताया जनाब कि एक पायलट के पीछे अमेरिका ने अपने 6 फौजी मरवा लिए हैं। वो जो ऑपरेशन हुआ उसमें अमेरिका के 6 फौजी मारे गए हैं, ये दावा किया लॉरी जॉनसन ने। और उसने कहा कि कई जहाज अमेरिका के तबाह हो गए, $400 मिलियन का नुकसान हो गया सिर्फ एक रात के अंदर, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए। ऑपरेशन ही उल्टा हो गया ना, जब जहाज वहां पे उतरे और उसके बाद वो नहीं फ्लाई कर सके और धंस गए और फंस गए बहुत बुरी तरह, फिर उनको तबाह कर दिया। फिर पीछे भी इमदाद में हुई तो लड़ाई शुरू हो गई। वहां जो अमेरिकन जर्नल है उसने क्या रिपोर्ट किया, उसने बताया जनाब कि ईरान के अंदर हर ईरानी हमारे ऊपर छोटे बड़े हथियारों से हमला कर रहा था। उन्होंने कहा जो ईरानी हमें देखता था वो हथियार निकालकर हमारे ऊपर हमला करता था। ईरानी हमें अपना निजात दहिंदा नहीं समझते, ईरानी हमें अपना दुश्मन समझते हैं। ये बात अमेरिका को अब समझ आ गई है, और समझ आ भी जानी चाहिए थी कि ईरानी कभी भी अमेरिकन को निजात दहिंदा के तौर पे नहीं देखते, ईरानी अमेरिका को देखते हैं अपने दुश्मन के तौर पर। अमेरिकी जनरल ने जो इंकशाफ किया वो अल्फाज में आपको एज इट इज बता देता हूं। उसने कहा जब हमारे जहाज और हेलीकॉप्टर स्थान में उतर रहे थे या जो फजा में थे तो हर ईरानी शहरी अपने छोटे हथियारों से हम पर फायरिंग कर रहा था। ईरानियों के लिए अमेरिकी निजात दहिंदा नहीं बल्कि ईरानी अमेरिकियों को अपने खिलाफ हमला आवर समझते हैं। ये है जनाब सूरत-ए-हाल। अब ऐसा लगता है जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो चंद घंटे बाकी हैं। अगर तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पैंतरा ना बदला और एक मरतबा फिर डेडलाइन को एक्सटेंड ना किया तो चंद घंटों के बाद बड़ा शदीद हमला हो सकता है। और एक चीज आप और अपने ध्यान में रखिए कि इस बीच में भी कोई लड़ाई रुकी नहीं है, इस बीच में भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जारी रही है। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपने मौलवियों के जरिए से वार्निंग जारी करवाई है ईरान को कि आप सऊदी अरब के ऊपर अटैक ना करें, लेकिन ईरान बार बार ये कहता है कि क्योंकि सऊदी सरजमीन से हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम मजबूर हैं वापस वहीं पे अटैक करने के लिए। और अभी जहां अटैक किया है ईरान ने वो पेट्रोकेमिकल एक फैसिलिटी है। अब अगर ये अमेरिका की है या नहीं है, लेकिन सऊदी अरब की तो है ना, और ये कोई दिफाई नुक्ता नजर से जगह भी नहीं है। तो एक तरफ ये कहा जाता है जनाब आप हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को तबाह ना करें, तो वो ईरान अब दबाव डाले कैसे सऊदी अरब के ऊपर कि ये फौजियों को यहाँ से मना करो कि हमारे घरों को हमारी तनसीबात को तबाह ना करें। कैसे ईरान मना करे? यानी जुबानी कलामी तो ये काम होना नहीं है, तो दबाव डालने के लिए वो भी आगे से उसी तरह के बम मारते हैं। और स्पेसिफिकली मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर यहाँ पे जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो अगर तबाह हो जाते हैं, जितने भी प्लांट लगे हुए हैं वो अगर तबाह हो जाते हैं जिनसे पीने के पानी को करामत बनाया जाता है, समंदर के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल के लिए, अगर वो तबाह होते हैं तो ये इतनी खौफनाक सूरत पैदा हो जाएगी इस खित्ते के लिए कि इस बहरान से निकलने के लिए आपको यूनाइटेड नेशन, बाकी सारी कौमें, बहुत सारे ममालिक मिलकर भी फैसिलिटेट करेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इनकी ज़रूरत का कई ममालिक का 70%, कई का 90% तक का जो कोटा है पानी का वो इन्हीं डीसैलिनेशन प्लांट से पूरा होता है। और कतर ने इसके बारे में वार्निंग किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है, चंद घंटे बाकी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया जंग की तरफ ना जाए, अमन की तरफ जाए। कोई भी इसके लिए कोई भी रोल प्ले करे वो शाबाश का मुस्तहिक होगा। जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, क्योंकि जंग मसलों का हल नहीं है, जंग खुद ही एक बहुत बड़ा मसला होता है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी